वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वांगशियन एन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई ज़्यादा नॉइस आती है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा एंड मेरी वॉइस पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं सारे जितनी स्टोरीज़ मेरी चल रही हैं उन्हें कंटिन्यू कर पाऊँ। धीरे धीरे फ्लो बनेगा और मेरे घर में अभी शादी भी है, इसकी वजह से और थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा टाइम कम ही मिल पाएगा। एग्ज़ाम्स भी मेरे चल ही रहे हैं, तो ज़्यादा हाइपर ना होते हुए और ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिमोर्स का पार्ट 4। इस स्टोरी की इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है बड़े से स्टेज से, जहाँ पर कई सारी डेकोरेशन हो रखी है। बहुत अच्छे तरीके से उसे सजाया गया है और वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं। वहाँ साइड में हमें दिखती है जियांग यानली जो अकेली नहीं है, उसके साथ में उसका हस्बैंड जिन जुशवान भी है और साथ में उसके हाथ में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान भी है, जो कि यानली के कपड़ों में बार बार अपने फेस को छुपा रहा है और धीरे से अपने फेस को निकाल कर अपनी टंग अपने डैडी को दिखा रहा है। जिशवान जो उस नन्हे शैतान को उसके सर पर हल्के से टपली मारता है और वो तुरंत अपनी माँ के बाहों में जाकर छुप जाता है, जैसे कि वो अपने पिता से ज़्यादा डरता हो और अपनी माँ के आंचल में छुप करके बस ये जानना चाहता हो कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपनी माँ के पास हूँ। ये एक सीन नहीं था बल्कि दूसरा भी था, जहाँ पर मैडम यू जो मुँह फुलाकर बैठी थी और जियांग फेमैन जिनके हाथ में एक चॉकलेट थी, वो उन्हें देकर बोल रहे थे, यू जी आओ, मान भी जाओ, अब तुम इतना गुस्सा मत भी करो। मैडम यू कहती है, मैं गुस्सा क्यों ना करूं, मुझे हक है बुरा गुस्सा करने का। हाँ, अब मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फेमैन कहता है, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर तुम इतना गुस्सा मत करो। देखो, ये मीठी मीठी चॉकलेट खाओ और अपना मन और दिमाग दोनों मीठा कर लो। आसपास पता नहीं किसके ऊपर बम फोड़ोगी वरना। मैडम यू दोबारा मुँह फुलाकर कहती हैं, मैं तो बम ही फोड़ती रहती हूँ ना। हाँ ठीक है, तुम ना किसी मीठे इंसान के पास ही जाके बात करो, मैं मीठी इंसान नहीं हूँ। ऐसा बोलकर मैडम यू तो वहाँ से उठ करके जाने लगती है और जियांग फेमैन उसे मनाने लगते हैं। दूसरा सीन हम देखते हैं, वहाँ पर है लान सेचन जो वहाँ अकेला नहीं है। लान सेचन के साथ में खड़ा हुआ है नी हुसैन जो बार बार जो लान सेचन है ना उन्हें हिलाकर बोलता है, सिचैन। लान सेचन कहता है, तुम भी अपने घर पे बात करो ना हमारे लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने अब तक किसी को बताया नहीं हमारे बारे में, मुझे सबको बताना है, चिक कर चिल्ला कर कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। लान सजन कहता है, तुम बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, थोड़ा सब्र करो। वैसे भी मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। न्यूसन कहता है, तुम कंफर्म नहीं हो जाओगे, और वैसे भी मैं पूरे यूनिवर्सिटी डेज़ में तुमसे प्यार करता हुआ आया हूँ, अब तक मेरी फीलिंग्स नहीं बदली हैं और आगे भी नहीं बदलेंगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। पास ही में आई रोल करते हुए हमें दिखाई देता है वैन चाओ, जो इतनी बुरी तरीके से इरिटेट हो चुका है ना, हर जगह उसे कपल्स दिखाई दे रहे हैं। सामने उसके खड़ी है वैन किंग, जो कि जियांग चेंग के साथ में लगी पड़ी हुई है। वो दोनों कैसे फ्लर्ट कर रहे हैं। जियांग चेंग जो वैन किंग को खाना खिला रहा है और वैन किंग जो अपने स्टमक पे हाथ रख के कहती है, चिंग बताओ ना, ये जो जब इस दुनिया में आएगा तो हम कहीं घूमने जाएंगे ना इसके साथ में, और कितनी हैप्पी फैमिली होगी हमारी। देखो बेबी, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की तरह है। ये देखकर ना वैन चाओ को सर घूमा जा रहा था। वो अपनी आई रोल करता है और दूसरी दिशा में देखता है, जहाँ पर उसे वेनिंग दिखाई देता है। वेनिंग भी अकेला नहीं है, वेनिंग को भी एक मो शेन्यू नाम का बंदा मिल गया है, जिसके साथ में वो भी लगा पड़ा है। मो शेन्यू जो वेनिंग के पास बैठा है और वो दोनों बस बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली चीज़ है। वैन चाओ उनके पास जाता है और उनके पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। वो बस उन दोनों को देख रहा था कि कैसे न्यू जो वेनिंग है और मो शेन्यू है एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। ये चीज़ वैन चाओ को बहुत इरिटेट कर रही है, इतना जितना वो बता भी नहीं सकता। वो उन दोनों के बीच में अपने हाथ को रखकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी न्यूसन,
वेन्निंग तुरंत होश में आकर कहता है, हाँ सीनियर, आप कुछ बोल रहे थे? वेन चाओ कहता है, कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँगा, लगे रहो। जैसे ही वेन चाओ ये बोलता है वैसे ही मो शेन यू वेन्निंग का गाल पकड़ता है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, और उसकी आंखों में फिर एक बार वो खो जाता है। ये दोनों फिर एक बार ऐसे एक दूसरे में खो गए थे जैसे आसपास कोई और हो ही ना, और वेन चाओ तो इन्हें दिख ही ना रहा हो। वेन चाओ वहाँ से हटता है, वो अपने बाल खींच कर ना उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वेन चाओ को एक लौता इंसान जो सिंगल दिख रहा है पूरे हॉल में, वो है जैक्सन, जो कि एकदम साइड में दूर खड़ा ही शराब पी रहा है। वेन चाओ उसी के पास जाता है और कहता है, एटलीस्ट तुम तो मुझे सिंगल दिख रहे हो, सब लोग लगे पड़े हुए हैं। मेरा नाम वेन चाओ है, मैं लान वांग जी का सीनियर हुआ करता था। जैक्सन कहता है, हेलो, आपने मुझे देखा ही होगा, मैं वांग जी का क्लासमेट था, एंड विंग का भी। मुझे लगा नहीं था कि आज ये सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे वो पूरी मार याद है। ऐसा बोलते हुए जैक्सन, जिसने अपने दोनों गालों को ढक लिया था जैसे कि उसे पुरानी पड़ी हुई मार याद आ गई हो, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोलता है और वेन चाओ उसे बस देखता रहता है। वहाँ से एक लेडी गुजर रही थी, वो गुजरते गुजरते जैक्सन को हल्का सा धक्का मार जाती है जिससे वो गिरने वाला था। ऐसा नहीं था कि वो सच में बहुत नाजुक हो, पर बात यह थी कि वो सही से अवेयर नहीं था, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो वो गिरने वाला था और वेन चाओ उसे पकड़ लेता है, कमर से नहीं बल्कि उसके हाथों से। एक हाथ, दोनों का हाथ मिला हुआ था। जैक्सन वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही वेन चाओ उसे दोबारा सही से खड़ा करता है, जैक्सन कहता है, हे डूड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो मैंने वांग जी को कहते हुए सुना था कि जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो दुनिया रुकी हुई सी महसूस होती है, वो मैंने अभी अभी फील किया हो। वेन चाओ जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, किसके साथ? फॉर गॉड सेक, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। जैक्सन कहता है, आई गेस तुम्हारा हैंग आउट करने के बारे में क्या ख्याल है? सब लोग यहाँ पर लड़के लड़कियाँ एंड होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल सब कुछ कॉमन हो चुका है, तुम देखो ना, पूरा हॉल भरा पड़ा है। वेन चाओ कहता है, बात तो सही है, पर मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है, ना तो किसी लड़की को और ना किसी लड़के को। जैक्सन कहता है, वो भी है, हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ हैंग आउट करके देखते हैं, आगे बात चलती है तो ठीक है, देन हम कोई रिलेशनशिप बाद में कमिट करेंगे, क्या कहते हो? वेन चाओ को ये चीज़ ज़्यादा ठीक लगती है, प्रैक्टिकल है, तो वो मान जाता है। वैसे भी वन नाइट स्टैंड करने में तो वो बहुत ज़्यादा आगे है, वो ऐसी चीज़ें पहले भी कई बार कर चुका है। जैक्सन भी कम नहीं है, वो भी उसी खेत की मूली है, तो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली फिट कर रहे थे एक दूसरे की लाइफ में। अब इन दोनों से हट कर आते हैं हम शादी वाली जगह पर। अब शादी वाला हॉल है तो शादी तो किसी की हो ही रही होगी ना। फाइनली हमारे ग्रूम की एंट्री होती है। हालांकि इस वेडिंग में दोनों ग्रूम ही हैं, ब्राइड तो कोई है ही नहीं, पर हमारे फर्स्ट ग्रूम की एंट्री होती है जो कि है लान वांग जी। लान वांग जी एक वाइट कलर के सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, साथ ही वो बहुत नर्वस भी था। उसकी नर्वसनेस उसके हाथों में छूट रहे उस पसीने से दिखाई जा सकती थी, साथ ही उसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो भी ये बयां कर रही थी कि कैसे वो कितना ज़्यादा घबराया हुआ है। उसके पास में जन आते हैं, लांस जन के साथ में आया था नी होसन। वो दोनों वांग जी को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लांस जन कहते हैं, वांग जी ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, जब आपकी शादी होगी तब मैं देखूँगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या विंग आ गया है? वो अकेला आने वाला था ना आज, जब तक मैं उसे देखूँगा नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। लांस जन बस एक शाय करते हैं। उनका भाई कब से प्यार में इतना दीवाना हो गया उन्हें पता नहीं चला, पर अच्छा है जो भी है। कुछ देर बाद विंग की एंट्री होती है। विंग भी वाइट सूट में था जिसके हाथ में फ्लावर थे, वाइट फ्लावर्स, जो वो अपने हाथ में लेकर के बहुत ही स्टाइल से चलते हुए आ रहा था।
उसके साथ में मैडम यू और जियांग फैमियान दोनों थे। दोनों वहाँ से आते हैं और जियांग फैमियान विंग का हाथ वांग जी के हाथ में रखकर पूछते हैं, तुम विंग का ख्याल रख लोगे ना? वांग जी कहता है, जिस दिन मैं विंग का ख्याल रखने लायक नहीं बचूंगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। जैसे ही वांग जी ये शब्द कहता है, विंग तुरंत वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, लंजा। वांग जी तुरंत विंग की आंखों में देखते हुए कहता है और विंग के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए कहता है, विंग, मेरा ये वादा है तुम्हारे पिता से कि विंग, तुम्हारा ख्याल रखने के लायक जिस दिन मैं नहीं बचूंगा उस दिन मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर दूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। विंग बस एक शाय स्माइल करता है और ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। वहाँ से बाकी सब लोग हट गए थे। वहाँ प्रीस्ट था और वो सारे जो वचन थे वो दिलवाया जा रहा था। कस्में वादे दोनों खा रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। लास्टली उन्होंने रिंग पहनाई, अब उनको किस करना था। विंग जो थोड़ा सा नर्वस था, वांग जी एक कदम आगे बढ़ता है। विंग किचन को पकड़ के उसके फेस को थोड़ा ऊपर उठाता है, उसकी आंखों में देखता है, उसके करीब जाता है और धीरे से पूछता है, मैं आए? विंग की पलकें हल्की सी झपका देता है विंग, जिसका मतलब हाँ था। वांग जी हल्के से अपने होठों को विंग के होठों पर टिकाता है, बस कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो विंग से दूर होता है और अपने सर को विंग के सर से मिला देता है। वांग जी एक बहुत बड़ी और बहुत प्यारी सी स्माइल लिए, अपनी आंखों में काफ़ी सारे इमोशन और आंसू लिए, विंग से कहता है, आई लव यू विंग। विंग जो खुद भी सेम महसूस कर रहा था, उसकी बॉडी में जैसे गूज बम्स आ गए थे, उसके पैर भी हल्के से नम पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसने वांग जी के हाथों को और भी ज़ोर से थाम लिया था। विंग भी एक बड़ी स्माइल करता है और उसकी आंखों में खुद भी आंसू थे। वो भी कहता है, लव यू टू लंजा। वो दोनों बहुत खुश थे। खुद के इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगा ही लेते हैं। और फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, शादी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वहाँ से वो किसी से बिना कुछ कहे, बिना परमिशन लिए विंग को खींचते हुए स्टेज से नीचे उतारता है और लेकर जाने वाला था, पर विंग का हाथ कोई थाम लेता है। जैसे ही वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जियांग चिंग था। वो कहता है, उसके हाथ में जो फ्लावर्स हैं वो तो उसे यहीं छोड़कर जाने होंगे, इसलिए तुम्हें 2 मिनट और इंतज़ार करना होगा वांग जी। ऐसा बोलकर विंग को वो अपनी तरफ खींचता है, विंग को स्टेज पे लेके जाता है और उससे कहता है कि ये फ्लावर्स वो पीछे की तरफ फेंके, देखते हैं अगला नंबर किसका लगेगा। जैसे ही ये सब होता है वहाँ पर वो फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेडली जाते हैं वेन चाओ के हाथ में, जो कि दूर खड़ा था, फिर भी पता नहीं कैसे वो फ्लावर्स सीधे उसके पास ही जाकर गिरे। और गिरे तो गिरे, वेन चाओ जिसने ये अनएक्सपेक्टेडली हो गया था ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे में उस फ्लावर को कैच करता है, जिसकी वजह से वो फिसलता है और फिसल कर सीधे वो जैक्सन के हाथों में गिरता है। जैक्सन और वेन चाओ ने अभी अभी कुछ देर पहले डिसाइड किया था कि वो लोग हैंग आउट करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने ये ऐसा कुछ तो डिसाइड नहीं किया था ना। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बस हैरान भरी आंखों से देख रहे थे और बाकी सब भी बहुत हैरान भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। सबसे ज़्यादा हैरान था वो था वांग जी, पर अभी उसके पास हैरान होने का समय नहीं था। जब वो देखता है कि किसी का ध्यान भी विंग की तरफ नहीं है तो वो फिर एक बार विंग के हाथ को थामता है और उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। वो दोनों कार में बैठे हुए थे। वांग जी कार को ड्राइव कर रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो लंजा? वांग जी कहता है, वहीं जहाँ हमारे इस रिश्ते की सही शुरुआत हुई थी। विंग बस वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा। पर वांग जी विंग की एक बात नहीं सुनता। वो ड्राइव करता है और काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद में वांग जी विंग को एक ऐसी खाली जगह पर ले आया था जहाँ पर ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं था। वो एक खाली सी सड़क थी, एक छोटा सा वहाँ पर स्टॉप था। उस बस स्टॉप पर जाकर वांग जी ने अपनी कार को रोक दिया था। वो उस कार से बाहर निकलता है और फिर विंग को भी बाहर निकालता है। अभी शाम का वक्त हो चुका था, सनसेट हो चुका था और अभी हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। फिर भी वहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट थी, थोड़ी बहुत रोशनी थी, पर ज़्यादा नहीं। हल्की धीमी मीठी सी हवा चल रही थी।
और न जाने क्या अलग कौन सी खुशबू थी उस हवा में जो उन दोनों को अच्छा महसूस करा रही थी। एक होता है ना सुकून दिलाना, वो सुकून मिल रहा था। वांग जी और विंग उसी बस स्टैंड पर जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर सीट लगी हुई थी ना, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, अपने सर को वांग जी के शोल्डर पर रख कर कहता है, लंजा, इस जगह पर मैं बस रोते हुए आया था और तुमने मुझे थाम लिया था। वांग जी कहता है, गलती तो भी मेरी थी ना। मैं सोचता हूँ काश कि वो सब हुआ ही ना होता, काश कि मैं थोड़ा गधा ना होता, थोड़ा समझदार होता। तुम्हें इतना इंतज़ार ना कराया होता और ना ही तुम्हें इतना तड़पाया होता। विंग, थैंक यू सो मच मेरे ऊपर कभी ना गिव अप करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे लिए कभी हार ना मानने के लिए। थैंक यू सो मच हमेशा ट्राई करने लेने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरा इंतज़ार करने के लिए। विंग कहता है, लंजा, थैंक यू सो मच मेरे इंतज़ार को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे पास आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और एक मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे खुद से ज़्यादा प्यार करने के लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ लंजा, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। वांग जी कहता है, विंग, खुशकिस्मत तो मैं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इतना कुछ बुरा भला कहा। मैं जब भी पुरानी बातों को सोचता हूँ तो मन करता है पीछे जाकर खुद को 2 थप्पड़ लगा दूँ कि मैं कितना बेकार इंसान था। विंग तुरंत वांग जी के माउथ को कवर करके कहता है, श्श लंजा, अपने आप को गलत मत कहो। हम इतनी मुश्किलों के बाद साथ आए हैं, अब हम अलग नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, जो रिश्ता जितनी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरता है वो उतना ही मजबूत होता है। उस रिश्ते की डोर उतनी ही गठीली होती है और कभी ना टूटने वाली होती है। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। उस अंधेरे में उसे विंग का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, वो फील कर सकता था कि विंग रो रहा है। वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरी सारी गलतियों के लिए। मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इतना ज़्यादा इंतज़ार कराने के लिए। विंग अब कुछ और नहीं सुनना चाहता था, तो वो उस अंधेरे में वांग जी की लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है। वहाँ पर वो दोनों एक सॉफ्ट सा किस शेयर करते हैं। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे और दोनों को इस बात का अंदाज़ा था क्योंकि विंग के आंसू वांग जी के हाथों को गीला कर चुके थे और वांग जी के आंसू विंग के होंठों को। और उन दोनों के आंसू का वो टेस्ट उन दोनों के माउथ में जा चुका था, जो काफ़ी नमकीला था, साल्टी था, पर अच्छा था। कुछ चीज़ें कभी कभी खट्टी मीठी होती हैं, खट्टी तो होती हैं पर हद से ज़्यादा मीठी होती हैं। वो वैसा ही एक एहसास था। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। उनकी किस में उनके आंसू मेल्ट हो गए थे ना। वांग जी विंग को बस बाहों में भरता है और वहीं टेक लगा के बैठ गया था। उस हवा को महसूस कर रहा था और विंग की प्रेजेंस को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रहा था। वो इस मोमेंट को बस यहीं रोक देना चाहता है, आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये कितना खूबसूरत समा है ना। किसने कहा है कि प्यार को जताने के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल टच की ज़रूरत होती है या फिर बहुत अच्छे माहौल की। आप एक खाली जगह पर, खाली सड़क पर अकेले अपने पार्टनर के साथ बैठकर बस आम से नेचर का मज़ा ले सकते हैं, जो रोज़ होता है पर हर रोज़ ख़ास भी हो सकता है। बस देखने के नज़रिए का फ़र्क होता है। आप जिस दिन रुक कर थम कर उस मौसम को एहसास करने की कोशिश करते रहेंगे, जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बस उस माहौल में खो जाएंगे, तो आपको हर एक पल अलग, खूबसूरत और मदहोश लगेगा, स्पेशल लगेगा। वांग जी वहीं बैठा तो था और विंग को अपनी बाहों में लिए हुए था। विंग की नींद लग चुकी थी। वांग जी सोच रहा था उस दिन जब उसने विंग से कहा था, विंग, अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते, मुझसे नहीं होगा ये सब। वो समय नहीं भूल पा रहा हूँ। विंग की सांसें उस कार में बैठे बैठे ही थम गई थी। ऐसा लगा था विंग को कि उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, कुछ नहीं बचा है उसके पास, सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, विंग, मैं 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 विंग कहता है, कोई बात नहीं लज्जा, मैं समझता हूँ, हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। मुझे इस बात से दुख तो है, पर कोई बात नहीं। सच्चे दोस्त तो वही होता है ना, अपने दोस्त की खुशी में खुश रहे। अगर तुम अकेले खुश रह सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम अकेले खुश रहो, मुझे भी इसमें खुशी होगी। ऐसा बोलकर वो कार का दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलने वाला था, पर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, विंग, मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, मैं समझ गया हूँ लंजा, कोई बात नहीं है, मैं सब समझता हूँ। पर मैं इतना कहूँगा कि मैं समझ तो रहा हूँ, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारा प्यार ना सही, पर तुम्हारी दोस्ती तो मेरे करीब थी ना, अब तो वो भी मेरे पास नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ लंजा, कोई बात नहीं। तुम्हें जब भी किसी की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम मुझे याद कर सकते हो। विंग फिर एक बार कार से बाहर जाने वाला था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, मेरी बात तो सुनो। विंग फिर एक बार मुड़कर कहता है, क्या है लंजा, बोलो ना फिर। मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने आंसू को और ज़्यादा रोक नहीं पा रहा हूँ। वांग जी थोड़ा आगे बढ़ता है और विंग को गले लगाकर कहता है, मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ दोस्त बन के अब नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इडियट। विंग कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं पाया, वो अपनी जगह पर वैसा ही थमा हुआ था। वांग जी, जिसकी दिल ने ना बीट करने एक पल के लिए बस स्किप कर दिया था, विंग को वो थोड़ा सा दूर करता है खुद से और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या हुआ विंग? विंग अभी भी चुपचाप था और वो वांग जी को देख रहा था। विंग फिर थोड़ा हंसकर कहता है, लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। पता है, मैंने बहुत अजीब सी चीज़ सोची अभी। मेरी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इतनी रियल हो सकती है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तुमने कुछ कहा और मैंने कुछ और सुना। आई एम रियली सॉरी रंजा, तुमने जो कहा उसे रिपीट करो। मैं ख्याली पुलाव पकाने लगा हूँ आजकल। वांग जी विंग के पाम को अपने हाथ में लेकर कहता है, विंग, मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। विंग वांग जी के हाथ को हटाता है और कहता है, क्या? एक मिनट, तुम मुझे अब जाकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये सपना, इमेजिनेशन कुछ नहीं है बल्कि सच है। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? क्या कुछ गलत कहा मैंने? तभी कार का जो पहिया था वो पंचर हुआ और कार एक जगह पर आकर रुक गई। वो जगह एक सुनसान सी जगह थी। ड्राइवर कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मेरा ध्यान भटकने की वजह से शायद मैंने गाड़ी किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा दी है, मैं देखता हूँ। वो लोग बाहर निकलते हैं। विंग और वांग जी भी बाहर निकलते हैं क्योंकि विंग और वांग जी को बात करनी है, वो भी अकेले में। तो वो थोड़ी दूर आते हैं जहाँ पर उन्हें एक बस स्टैंड दिखता है। वहाँ जाकर वो दोनों बैठ गए थे। हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी। बिन मौसम बारिश में यहाँ इन दोनों को ऐसे बैठे हुए देख कर ना उन दोनों को अलग ही महसूस हो रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तो विंग कहता है, तुम सच कह रहे हो ना लंजा, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वांग जी कहता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक करने की हालत में हूँ? मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा। मुझे आज जाके रियलाइज़ हुआ कि शुरुआत से मैंने जिसे पसंद किया वो तुमको, बस मैं मानना नहीं चाहता था। हम वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मुझे गे कह के चिढ़ाते। पर मैं खुश तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, और जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने देखा इस पूरे समय में, जब से मैंने तुम्हारे साथ वो हरकत की उस रूम में, तब से अब तक तुम अपने दुख को, अपने गम को कैसे अपनी इस नकली हंसी के पीछे छुपाए रख रहे थे, मैंने सब देखा है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है विंग। मुझे तुम्हें रियल में देखना है, जैसे तुम रियल में हो वैसा, बिना कुछ छिपाए। विंग वांग जी को अब गले लगा लेता है। वांग जी विंग के चेस्ट में अपना सर रखकर काफ़ी देर तक आंसू बहाता है, और जब वांग जी अपने आंसू को पोंछने लगता है तब विंग कहता है,
मुझे पता नहीं था तो तुम रोते भी हो। वांग जी विंग के सर के बीच में अपनी उंगली से मारते हुए कहता है, तुम बहुत बदमाश हो, तुमने मुझे रोते हुए देखा है, किसी से कहना मत, मेरी कूल इमेज डैमेज हो जाएगी। विंग कहता है, ओके ओके ओके, तुम्हारी कूल इमेज मैं डैमेज नहीं करूँगा, पक्का। विंग एक बड़ी सी बनी स्माइल करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। आज विंग इतना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा है, वांग जी जो खुद को रोक ही नहीं पाया। पता नहीं उसे क्या हुआ, अनजाने में या जानबूझकर। वो विंग की तरफ आगे बढ़ा और उसने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर टिका दिया। विंग कुछ पलों के लिए तो स्टिफ था, पर फिर वो रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों वहाँ पर एक बहुत ही सॉफ्ट सा और जेंटल किस शेयर करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों अलग होते हैं तो उन्हें बस सामने आसमान में रेनबो दिखाई देता है। वो रेनबो जो उनके इस लव कन्फेशन का एक लौता गवाह बना है। ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये मौसम, ये उनके प्यार का गवाह बना है। ये दिन उन्हें हमेशा 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 याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे वो दोनों इस चीज़ को। नेचुरल वाइफ है। ऐसा लगता है वांग जी को अपने लव प्रपोज़ल के लिए ना किसी और चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को बुलाने की, बहुत सारा डेकोरेशन कराने की, एक पार्टी रखने की या कुछ और करने की। नेचुरल वाइब्स इज़ द बेस्ट। रेनबो, बारिश और हल्की सी धूप, इस मौसम में उसका लव कन्फेशन बहुत रोमांटिक था। विंग फिर अचानक से पूछता है, लंजा आयु का क्या होगा? वांग जी कहता है, वो समझ जाएगी, वैसे भी मैंने अब तक उसके ऐसा कुछ किया नहीं है। विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, मतलब वो सब, हम दोनों बस एक दूसरे के चीक्स पर ही किस करते हुए आए हैं। मेरा पहला लिप किस तुम्हारे पास है। विंग कहता है, हाँ, आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है, तुम सच कह रहे हो लंजा। वांग जी कहता है, एकदम सच कह रहा हूँ मैं, तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा भला मैं। बस किसी को बताना मत यहाँ, वरना सच में जो लोग मुझे इतना अलग इंसान समझते हैं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो उस बेंच पर पूरी तरीके से लेट गया था। वांग जी कहता है, विंग जो अभी भी हंसे जा रहा था। तो वांग जी से बर्दाश्त नहीं होता है और वो विंग को पकड़ के और उसे अपनी जो पसीने की स्मेल है ना अपने अंडरआर्म्स से वो सूंघाते हुए बोलता है, अब हंस के दिखाओ, अब हंस के दिखाओ, अब हंस के दिखाओ, तुम दिखाओ उसके। विंग कहता है, छी लंजा, तुम कितने गंदे हो, छी छी, कितनी गंदी स्मेल है, तुमने नहाया नहीं है आज, है ना। वांग जी कहता है, मैंने 4 दिन से नहीं नहाया है और मैं तुम्हें यही स्मेल रोज़ सुंघाया करूँगा, तुम्हें रोज़ सुबह ना मैं इसी स्मेल के साथ जगाया करूँगा। विंग कहता है, यक, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम मुझे सुबह कैसे जगाओगे, तुम मेरे साथ थोड़ी रहते हो। विंग वहाँ से उठता है। वांग जी उसके पीछे भागता है। हल्की बारिश और हल्की धूप में वो लोग भाग रहे थे, विंग आगे और वांग जी उसके पीछे। वांग जी विंग को पकड़ लेता है उसकी कमर से और पकड़ के हवा में उठाकर उसको एकदम गोल घुमा देता है। वो दोनों हंस रहे थे, बहुत अच्छे से हंस रहे थे। और फिर विंग को जब वो वापस नीचे रखता है तो विंग कहता है, नंजा, आज का मौसम एकदम फैंटेसी जैसा है ना, अगर हम इस मौसम में डांस करें तो हमें ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो ये मोमेंट पहले से याद रहेगा, बिना डांस के भी, पर डांस अच्छा आइडिया है। वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के ऊट पटांग से डांस करते हैं, क्योंकि दोनों को नहीं आता डांस करना, स्पेशली 2 लड़कों को एक साथ डांस करना कैसे आएगा। थोड़ा सा अजीब था, पर हाँ वो दोनों करते हैं। लास्ट में विंग जिसका पैर वांग जी के पैर में अटकता है और वो गिरने वाला था, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है और इस पकड़ने के चक्कर में वो खुद उस सड़क पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर थोड़े छिल भी जाते हैं। विंग उसे उठाकर कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तो डांस करना चाह रहा था और ये क्या तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हें चोट लग गई। वांग जी कहता है, ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, अब ज़्यादा याद रहेगा। वांग जी को हंसता हुआ देखकर विंग भी हंसते हुए कहता है, सही है, कोई चीज़ सीधे सीधे हो ही नहीं सकती, हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, स्पेशली मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है, और फाइनली तुम्हें रियलाइजेशन हुआ और तुम मेरे साथ हो। कोई चीज़ सीधे से नहीं मिली मुझे आज तक। तो लव कन्फेशन कैसे सीधे सीधे हो सकता था। वांग जी विंग के सर को सहलाते हुए कहता है,
पर आई प्रॉमिस विंग, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, दोबारा वैसी कोई उटपटांग हरकत नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। विंग भी वांग जी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा ना तो मैं सच में आचंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगा। वांग जी विंग को खींचता है, वो अपनी लैब में ही विंग को खींच लेता है। विंग कहता है, तुम्हें चोट लगी थी ना? वांग जी कहता है, अगर तुमने एक और बार जियांग चंग का नाम लिया ना, अभी तो मैंने तुम्हें लैब में खींचा है, मैं तुम्हें कहीं और भी खींच सकता हूँ। वांग जी विंग को टिकल करने लगता है और विंग हंसते हुए कहता है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मैं आचिंग का नाम नहीं लूँगा, आचिंग का नाम नहीं लूँगा, लज्जा। वांग जी विंग को छोड़ देता है और वो दोनों कार में बैठते हैं और बैठकर वापस आते हैं। इसके बाद उनके दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। सबको बहुत समय लगा ये यकीन करने में कि विंग और वांग जी साथ में हैं। स्पेशली जो वेंचा था वो ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने ये सब नहीं सोचा था। और सबसे ज़्यादा हैरान था वेनिंग। वेनिंग तो बेचारा बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि अक्सर अब वांग जी विंग को डेट पर ले जाया करता था कॉलेज के बाद, और अक्सर वो दोनों नाइट स्टे भी किया करते थे, जिसकी वजह से कभी तो जियांग चंग अकेला पड़ जाता था और काफ़ी बार नी होसन वेनिंग तो बेचारा वहीं खाली बैठा रहता था। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी, पर बेचारा वो कर भी क्या सकता है। बैक टू प्रेजेंट। अभी रात का समय हो चुका है। विंग की तो नींद लग चुकी है, लेकिन वांग जी की आंखें अभी भी खुली हुई हैं। वो अपनी खुली आंखों से उस अंधेरे में विंग के उस ना दिख पाने वाले चेहरे को बस देखे जा रहा था। विंग एक उबासी लेकर उठता है। जब इतना टाइम हो गया, वांग जी कहता है, मिडनाइट है, अगर तुम और सोना चाहो तो तुम और भी सो सकते हो। विंग को अब महसूस होता है कि वांग जी ने अपना जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया है। विंग उस जैकेट को हटाकर कहता है, लंजा अब हम लोगों को चलना चाहिए ना, रात बहुत हो गई है, ऐसे भी आज तो बहुत खास। विंग इतना कहते कहते रुक गया। वांग जी कहता है, बात तो सही है, आज हमारा बहुत खास दिन है ना, वेडिंग नाइट है हमारी। विंग अपने मुंह को बंद करके कहता है, "अ- अ- हम दोनों कुछ देर और रुक सकते हैं। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी लैप में बिठाकर कहता है, अब बिल्कुल नहीं रुकना है, मुझे पहले ही बहुत पछतावा है बहुत सारी चीज़ों का, अब मैं कोई और पछतावा नहीं करना चाहता। वैसे भी तुमने मुझे किस, हग एंड मास्टरबेशन के और कुछ करने ही नहीं दिया है। आज मैं नहीं रुकूंगा विंग, और आज तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो, मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है, कार में लाकर उसे बिठाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। विंग कहता है, तुम्हारे पैर नम नहीं हुए? मैं पूरे टाइम तुम्हारे थाइस पर सो रहा था। वांग जी कहता है, मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है रात में, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बस तुम्हें एनर्जी देने के लिए तुम्हें डिनर कराना ज़रूरी है। तो पहले हम किसी होटल चलेंगे और डिनर करेंगे। अब मैंने घर पे बोल दिया है कि हम 1 महीने तक घर नहीं जाएंगे। विंग पूछता है, पर क्यों, हम क्यों घर नहीं जाएंगे? वांग जी कहता है, हम लोग 1 महीने के लिए हनीमून पे जाने वाले हैं, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, हम लोग निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे, पर आज रात हम लोग एंजॉय करेंगे। वांग जी ऐसा बोलता है और विंग को एक किस करता है, क्विक किस, और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता है। विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक तो रात है, मिडनाइट है, ऊपर से ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, तुम सड़क पर ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। वांग जी कहता है, कम वक्त मेरे हस्बैंड को इतना खूबसूरत बनाने की ज़रूरत ही क्या थी गॉड को, कि मैं सड़क पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। विंग कहता है, अगर तुमने एक बार और कोई फ्लर्टी लाइन बोली ना जा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद कार से बाहर फेंक दूंगा और मैं ड्राइव करके घर जाऊँगा। वांग जी कहता है, वो तो इम्पॉसिबल है विंग, मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तो मुझे कहीं नहीं भेज सकते, पर मैं तुम्हारा ज़रूर बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। वो दोनों ऐसे बात करते करते, लड़ते झगड़ते हुए उस होटल में पहुँच जाते हैं जो वांग जी ने बुक किया था। वहाँ पर वांग जी किसी चीज़ का वेट नहीं करता है, वो वहीं पे खड़े हुए एक सर्वेंट से कहता है कि इसे पार्किंग लॉट में पार्क करके आए कार को, और वो विंग को गोद में उठा करके सीधे चला जाता है। लगता है वांग जी ने पहले ही अपना रूम बुक कर लिया था, क्योंकि वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो तुरंत वांग जी के पास आकर उसे उसके रूम की कीज़ देती है और विंग को वांग जी एलिवेटर में लेके जाता है। अपने कमरे के पास पहुँचता है, दरवाज़ा खोलता है और विंग को ले जाकर बहुत ही जेंटल वे में बेड पे बिठा देता है। विंग की तो सांसें जैसे बढ़ गई थी, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा था।
उसे वांग जी को इतना एनर्जेटिक देखकर ही डर लग गया था, क्योंकि वांग जी अब फ़ोन के पास आता है, कुछ फूड ऑर्डर करता है और वो खुद विंग से कहता है फूड आ जाए तो अंदर ले लेना, और हाँ, दरवाज़ा ध्यान से बंद कर लेना, ऐसा बोलकर और एक डल स्माइल के साथ वो बात रोक लेता है और बात लेने के लिए चला जाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आई होप आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना, एंड कल मिलेंगे इस फैनफिक के लास्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।